नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। नई सरकार के गठन में बीजेपी ने राजनीतिक और जातीय समीकरणों को साधने की बड़ी कोशिश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है उनमें बीजेपी के अलावा सहयोगी दलों एजीपी और बीपीएफ को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। कैबिनेट में बीजेपी से रंजीत कुमार दास और रामेश्वर तेली, एजीपी से अतुल बोरा और बीपीएफ से चरण बोरो को शामिल किया गया है। साथ ही अजंता नियोग को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कैबिनेट सिर्फ प्रशासनिक टीम नहीं बल्कि असम के अलग अलग सामाजिक और जातीय समूहों को साधने की रणनीति भी है। बीजेपी ने ऊपरी असम, निचले असम, आदिवासी और क्षेत्रीय समुदायों को संतुलित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि हिमंता सरकार जाति, माटी और भेटी यानी पहचान, जमीन और सांस्कृतिक अस्मिता के मुद्दों को अपने दूसरे कार्यकाल में और मजबूती से आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़े अभियान और कल्याणकारी योजनाओं को तेज करने के संकेत भी दिए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इसे पूर्वोत्तर में बीजेपी की मजबूत पकड़ के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लওঁ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधानर प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु आनुगत्य पोषण करिम। मैं भारतर सार्वभौमत्व आरु अखंडता अक्षुण्ण राखिम। मैं श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लওঁ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधानर प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु। तो असम में बीजेपी की जीत के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस बीच सिंगापुर ने भी उन्हें बधाई देते हुए असम के विकास में सहयोग जारी रखने की बात कही। तो सिंगापुर के हाई कमिश्नर शिमोन वोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर हिमंता बिस्वा शर्मा को जीत और नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा का नया कार्यकाल असम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और सिंगापुर हमेशा असम के विश्वसनीय मित्र के रूप में उसके साथ खड़ा रहेगा। सिंगापुर ने असम के साथ निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग और शहरी विकास जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा भी जताई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में असम और सिंगापुर के बीच आर्थिक और विकासात्मक साझेदारी और मजबूत हो सकती है। दरअसल असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीत एनडीए को बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर जैसे देशों का समर्थन और सकारात्मक प्रतिक्रिया असम की बढ़ती वैश्विक पहचान और निवेश संभावनाओं को दर्शाती है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को हथियार और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एलईटी के पोस्टरों के साथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में चेकिंग अभियान के दौरान दोनों संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से हथियार, आपत्तिजनक सामग्री और आतंकी संगठन से जुड़े पोस्टर बरामद किए गए। शुरुआती जांच में दोनों के आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा तो नहीं है। साथ ही उनके अन्य साथियों और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर हैं। इसी के तहत श्रीनगर समेत कई इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को कथित पेपर लीक विवाद के बाद रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने कहा है कि राजस्थान समेत कुछ राज्यों से मिली जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और इनपुट के आधार पर परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। इसी वजह से परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। अब नीट यूजी दोबारा आयोजित की जाएगी और नई परीक्षा तारीख जल्द घोषित की जाएगी। जांच में सामने आया है कि राजस्थान में एक गेस पेपर वायरल हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा सवाल असली परीक्षा से मिलते जुलते पाए गए।
राजस्थान एसओजी इस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। एनटीए ने स्पष्ट किया कि छात्रों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। पुराने आवेदन और परीक्षा केंद्र मान्य रहेंगे। साथ ही परीक्षा शुल्क भी दोबारा नहीं लिया जाएगा। इस फैसले के बाद लाखों छात्रों और अभिभावकों में चिंता का माहौल है। विपक्षी दलों ने भी परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। पहले OMR का सीट का हुआ था, क्या हुआ, दबा दिया इन्होंने। इनके खुद के लोगों के नाम आ रहे थे उसके अंदर। ये यहाँ हो रहा है। अभी मैंने सुना 30 लोगों को इन्होंने अवैध रूप से हिरासत में ले रखा, अवैध रूप से। अरे भाई कार्रवाई करो, उन्होंने बेईमानी करी तो FIR दर्ज करो, कार्रवाई करो, क्यों नहीं करते हैं? जानबूझ के कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए, जबकि कांग्रेस ने जो नौकरियां दी थी उस वक्त में जम के हमने नौकरियों के लिए अवसर प्रदान किए थे। पेपर लीक अगर हो गया मान लो, तो हमने कार्रवाई करी पेपर इमीडिएटली, बिना देरी के हमने पेपर को ही हमने रद्द करके वापस। पहले OMR का सीट का हुआ था, क्या हुआ, दबा दिया इन्होंने। इनके खुद के लोगों के नाम आ रहे थे उसके अंदर। ये यहाँ हो रहा है। अभी मैंने सुना 30 लोगों को इन्होंने अवैध रूप से हिरासत में ले रखा, अवैध रूप से। अरे भाई कार्रवाई करो, उन्होंने बेईमानी करी तो FIR दर्ज करो, कार्रवाई करो, क्यों नहीं करते हैं? जानबूझ के कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए, जबकि कांग्रेस ने जो नौकरियां दी थी उस वक्त में जम के हमने नौकरियों के लिए अवसर प्रदान किए थे। पेपर लीक अगर हो। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए एक विवादित बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल महंगाई और पीएम मोदी की अपील को लेकर आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी की। ये बयान उस वक्त सामने आया जब प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ईंधन बचाने और गैर जरूरी खर्चों में कटौती की अपील की थी। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जब जनता का समर्थन कम होने लगता है तब समाजवादी पार्टी के नेता जहर उगलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अजेंद्र सिंह लोधी की तरफ से प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई गंदी और सस्ती भाषा ये साबित करती है कि एसपी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी बनकर रह चुकी है। पंकज चौधरी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ किसी एक दल के नेता नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल 140 करोड़ भारतीयों और लोकतंत्र की गरिमा का अपमान है। बीजेपी नेताओं ने इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी से जवाब मांगा है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले को लेकर यूपी की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सपा सांसद ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में गंदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है बल्कि देश का गौरव होता है और ये अपमान 140 करोड़ भारत की जनता का अपमान सपा सांसद ने किया है और भारतीय जनता पार्टी का अपमान है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का भी एक गहरा प्रहार है। ये पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी को जनता जब जब हार का आईना दिखाती है, इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करती है। मैं सपा प्रमुख से पूछना चाहता हूं कि जो सपा सांसद ने ये देश का अपमान किया है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसे सांसद को तुरंत पार्टी से उन्हें निष्कासित करना चाहिए। नहीं तो ये मैं मानूंगा कि सपा मुखिया के इशारे पर ये बयान दिया गया है। मैंने पहले भी कहा कि जब जब कोई भी चुनाव होता है और देश की जनता उनको हार का आईना दिखाती है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी इस प्रकार से लगातार ऐसे शब्दों का, घटिया शब्दों का इस्तेमाल करती है। निश्चित तौर से मैंने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी या उनके अलायंस को जब जब देश की जनता आईना दिखाने का काम करती है तब वो बौखलाहट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
ये कहीं ना कहीं उनका एक हतोत्साहत का परिचय उन्होंने दिया है कि वो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में घबराए हुए हैं, तो जैसे बिहार का रिजल्ट आया, बंगाल का रिजल्ट आया, और जिस प्रकार से इंडियन अलायंस को जनता ने परास्त करने का काम किया है, उसी की बौखलाहट है कि अब शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। उधर पंजाब के मोहाली में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो दफ्तर पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले में जांच करते हुए सीबीआई ने देर रात विजिलेंस कार्यालय पर छापा मारा और कई कथित बिचौलियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई करीब 20 से 25 लाख रुपए की कथित रिश्वत डील से जुड़ी हुई है। सीबीआई को शक है कि गिरफ्तार किए गए बिचौलिए विजिलेंस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए रिश्वत इकट्ठा कर रहे थे। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने लगभग 13 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले में विजिलेंस प्रमुख के रीडर ओपी राणा का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने उन्हें भी पूछताछ के दायरे में लिया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आरोपी अधिकारी फिलहाल फरार है और फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा। सीबीआई की टीम ने मोहाली स्थित विजिलेंस मुख्यालय के अलावा अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली। इस दौरान दस्तावेज, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक डेटा जब्त किया गया है। एजेंसी अब पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य अपराधियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। इस कार्रवाई के बाद पंजाब की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल की बचत, सोने की खरीद कम करने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की बात कही थी। शरद पवार ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात और आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार को केवल जनता से अपील करने के बजाय व्यापक आर्थिक नीतियों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि देश के सामने जो स्थिति है उसका गहराई से आंकलन करने की जरूरत है। दरअसल पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट तनाव और बढ़ती तेल कीमतों के बीच लोगों से ईंधन बचाने, गैर जरूरी विदेशी यात्राएं टालने, 1 साल तक गैर जरूरी सोना न खरीदने और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की थी। पीएम मोदी की इस अपील पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे सरकार की विफलता का सबूत बताया था। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भी इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े कथित संपत्ति मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में राहुल गांधी की संपत्तियों की जांच सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियों से कराने की मांग की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति है और इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। मामले में केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी, गृह मंत्रालय, सीबीडीटी और उत्तर प्रदेश पुलिस समेत कई एजेंसियों को पक्षकार बनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की सुनवाई चैम्बर में की। कोर्ट ने याचिका की कॉपी को सीलबंद रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही वरिष्ठ रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि मामले से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों से इस मामले में जवाब मांगा है। वहीं अगली सुनवाई के दौरान मामले में दाखिल दस्तावेजों और आरोपों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी जहां मामले की जांच की मांग उठा रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई बता रही है। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य संकट का असर अब खेती किसानी पर भी दिखाई देने लगा है। खाद की सप्लाई प्रभावित होने से किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खासकर यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक खादों की कमी और बढ़ती कीमतों ने खरीफ सीजन से पहले किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज संकट के कारण खाद की वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत की यूरिया और एलएनजी जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी रूट से आता है। मौजूदा हालातों में यूरिया की कमी $510 प्रति टन से बढ़कर करीब $950 तक पहुंच गई है। वहीं खरीफ सीजन के लिए ज़रूरी खाद का स्टॉक भी मांग के मुकाबले काफ़ी कम बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में किसानों के लिए जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती बेहतर विकल्प बनकर उभर सकती है। किसान गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और वेस्ट डीकम्पोजर जैसे प्राकृतिक विकल्प अपनाकर रासायनिक खाद पर निर्भरता कम कर सकते हैं। इसके अलावा फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन और दलहनी फसलों की खेती को भी बढ़ावा देने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे मिट्टी की उर्वरता प्राकृतिक रूप से बढ़ती है और रासायनिक खाद की ज़रूरत कम होती है। कीटनाशकों की जगह नीम तेल और दशपर्णी अर्क जैसे जैविक उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संस्था FAO ने भी चेतावनी दी है कि अगर खाद्य संकट लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका असर वैश्विक खाद्य उत्पादन और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। तो खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए अमित तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। अमित जी, जिस तरीके से
जो मिडिल ईस्ट में संघर्ष लगातार जारी है उसका व्यापक असर खेती किसानी पर भी देखने को मिल रहा है और खाद की भारी किल्लत से किसानों को जूझना पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, वो जो हार्मोस स्ट्रेट बंद हुआ है तो यूरिया की सप्लाई और डीएपी की सप्लाई पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। ऐसे भी हम जो है फर्टिलाइजर तो सबसे ज्यादा रसिया और यूक्रेन से ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा चाइना के साथ अभी एग्रीमेंट हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी मेरे दोस्तों के साथ, तो वो लोग बता रहे थे कि डीएपी की बहुत ही ज्यादा डिमांड इंडिया से, लेकिन प्राइस जो बढ़ा हुआ है उसके चलते चाइना से माल लाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की सप्लाई कम है, इसके लिए फर्टिलाइजर पे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। और गनीमत कहिए कि अभी खेती का टाइम नहीं है, नहीं तो ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस साबित हो जाता। जी, लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है अमित जी, किसानों को खाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में खेती के विकल्पों की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि इस तरीके के विकल्पों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे कि यूरिया डीएपी में जो जिस तरीके की कीमतों में उछाल आया है उस पर निर्भरता थोड़ी किसानों की कम हो सके। क्या इससे आपको लगता है कि आने वाले समय में फ़ायदा किसानों को मिलेगा? देखिए, हमें किसी न तरीके से जैविक खाद की तरफ जाना होगा ना। अगर हम जैविक खादों की तरफ नहीं जाएंगे तो आप पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, बहुत ज्यादा मात्रा में डीएपी का यूज होने के नाते आज कैंसर की ट्रेंड तो पंजाब से ही आ रही है ना। तो ये जो खाद है इसका तो इम्पैक्ट आता ही है ना शरीर पे जी। और उस इम्पैक्ट के लिए तो किसानों को ये सोचना होगा ना कि भाई हम अपने लिए भी तो ध्यान रखें। लेकिन डीएपी की जो रेट बढ़े हुए हैं उसके चलते हो सकता है अगर किसान कुछ कम मात्रा में खाद यूज करें तो हमारी करेंसी पे भी असर पड़ेगा और साथ के साथ जो आने वाला समय हमारे हेल्थ के ऊपर भी अच्छा उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग टाइम है तो प्रॉफिट बनाने के लिए लोग ये तो सोचते नहीं कि हमारा नुकसान होगा, नहीं होगा। वो तो अंधाधुंध डीएपी का प्रयोग किए जा रहे हैं। अच्छा अमित जी, सीधा सवाल अगर मैं पूछूं कि जिस तरीके का मिडिल ईस्ट में इस वक्त संकट गहराया हुआ है उसका अब व्यापक असर भारत पर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है जिसको लेकर पूरा विपक्ष अब हमलावर है और साफ तौर पर इसे सरकार की विफलता करार दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे संकट को और क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में और भी ज्यादा स्थितियां गंभीर होती हुई दिखाई देंगी? जी देखिए, जैसा कि अब विपक्ष क्या बोल रहा है मुझे नहीं मालूम, शायद दर्शकों को बहुत बुरा लगेगा, लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मोदी जी ने जो बात करी है उसे एक बात समझने की है कि मोदी जी को जो पता है वो हमसे आपसे बहुत ज्यादा है। उनके पास पूरी दुनिया की रिपोर्ट है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, उनके पास खुफिया तंत्र है, उनके पास तमाम सूचनाएं हैं। एक बात हमें समझने की है कि मोदी जी के कहने का जो मतलब था वो पिछले मेरे साल से जब से मैं इंडिया हूं तब से लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन लोग बात मानते नहीं। मोदी जी का कहने का जो ट्रांसलेशन था कुछ ऐसे है कि भाई आपके गरीबे की मतलब ये फिएट सिटी के लिए है जो डॉलर बेस्ड इनकम पे है, उनके लिए उन्होंने ये टारगेट किया है कि भैया आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, इसलिए आप जो है पहले से गरीबी में जीना सीख लीजिए। मोदी जी के कहने का ये मतलब था कि जो लोग जुड़े हुए हैं सर्विस में है या किसी और सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, बीपीओ हो गया, कॉल सेंटर हो गया, इस तरीके के सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, इवन एक्सपोर्ट वाले जो लोग हैं, मोटी मोटा समझ लीजिए जो लोग एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनकी नौकरियों पे बहुत ज्यादा खतरा आने वाला है। तो उसीलिए मोदी जी कह रहे थे कि भैया सोशल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, सोशलाइज होइए, कार पूलिंग करिए। आप एक बात बताइए, अब 20,000 की नौकरी वाला तो कार में नहीं जाता है ना, जो लाख रुपए कमा रहा है साल का वही गाड़ी लेके जाता है। वो गाड़ी सबसे ज्यादा यूज भी तो सर्विस क्लास ही कर रही है। तो ये इंडिकेशन उन्हीं लोगों के लिए था, आपके चैनल के माध्यम से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब लोगों को समझ आ जाए तो ठीक, नहीं समझ आएगा तो फिर अपने आप समझ जाएंगे और उसमें हम आप तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मोदी जी ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि भैया आप लोग सतर्क हो जाइए और आपके पास गरीबी आने वाली है, और खास करके ये डॉलर सिटी जो है उनके ऊपर, जैसे उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके नोएडा पे आएगा, गुड़गांव पे आएगा, पुणे आएगा, हैदराबाद आएगा, बेंगलोर आएगा। ये जो आईटी हब्स है ना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो किसानों पर भी अब मिडिल ईस्ट संकट का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानी खेती पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। खाद की बड़ी किल्लत यहाँ पर हो रही है और डीएपी के दामों में भी भारी उछाल देखने को मिला है।
तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी कि पीएसईबी के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। पंजाब बोर्ड कल यानी कि 13 मई को कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। रिजल्ट को लेकर आपको बता दें कि छात्रों और अभिभावकों के बीच काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है। बोर्ड के अनुसार रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना स्कोर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएसईबी 12वीं का रिजल्ट 13 मई को दोपहर करीब 12 बजे जारी किया जा सकता है। इस साल पंजाब बोर्ड की 12वीं परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए थे जिन्होंने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में परीक्षा दी थी। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को सबसे पहले पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाना होगा। वहां पीएसईबी क्लास 12 रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद छात्रों को अपना रोल नंबर और ज़रूरी जानकारी भरनी होगी। सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे छात्र डाउनलोड करने के साथ साथ प्रिंट भी कर सकेंगे। अगर रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से दिक्कत आती है तो छात्र डिजी लॉकर और SMS सेवा के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड की ओर से डिजिटल मार्कशीट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका इस्तेमाल छात्र एडमिशन और अन्य ज़रूरी प्रक्रियाओं में कर सकेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।